आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर हमारे तज्जियाकारों के लिए सवाल भेजे हैं उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मज़े साहब से सवाल करते हैं। पहले मज़े साहब, आपसे बशीर मिर्ज़ा पूछ रहे हैं, आज कराची का सवाल है और ये बड़ा हॉट इशू है इस वक्त, डंपर्स का मसला। पूछ रहे नॉर्थ कराची में डंपर ड्राइवर की मुबैना गफलत से एक मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हुआ और मुश्तल हुजूम ने कई डंपर्स को जला दिया। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मसले के तदारुक के लिए क्या इकदाम करने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये जो हुकूमतें कर रही हैं ये तो बिल्कुल भी मसले का हल नहीं है कि जी 30 किलोमीटर और जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने कहा, मसले का हल ये नहीं। मसला पहले समझा जाए कि कराची में ट्रैफिक हादसात क्यों हो रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं ट्रैफिक हादसात। देखिए, कराची की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। अगर आप चले जाएं कराची की बड़ी बड़ी सड़कों पे, लियाकताबाद चले जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी बड़ी सड़कें। होता क्या है, वहाँ इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है, सड़क जो है बिल्कुल पतली सी हो जाती है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल भी जा रही है, बस भी जा रही है, मिनी बस भी जा रही है और उसी में टैंकर भी आ जाता है उसके अंदर। दूसरी बात ये कि जगह जगह जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। आप चले जाएं कराची में, पता नहीं ये कौन सी सड़कें हमें दिखाई जाती हैं। मैं आपको हज़ारों की तादाद में सड़कें दिखा दूं। तो जब सड़कें जो हैं वो खुदी हुई हैं, एकदम बाइक वाला जो है वो ब्रेक लगाता है, पीछे से ऑलरेडी डंपर आ रहा होता है, वो ब्रेक लगाते लगाते भी टक्कर मार ही देता है। फिर जो उसमें होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि कराची में फौरी तौर पे इंक्रोचमेंट का ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कराची की सड़कें कुशादा हैं, उनको कुशादा ही रहना चाहिए। जो कंटेनर्स और ये आते हैं बड़े बड़े, आप क्यों नहीं जो कार्गो जो है, रेलवे कार्गो सिस्टम क्यों नहीं शुरू करते? आप कराची पोर्ट पे वो कंटेनर्स आके उतारे जाएं, उसमें वहाँ रेल ट्रैक बना हुआ है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। वाटर टैंकर्स क्यों बड़ी तादाद में, ये डंपर्स वगैरह हैं, आप क्यों नहीं लाइनों में पानी देते? क्या क्राइसिस है? कोई भी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस मैनेज्ड है, बनाया हुआ है। माफियाज हैं, उन माफियाज में सियासी माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिनके वाटर टैंकर्स चलते हैं, जिन अफसरान के वाटर टैंकर चलते हैं, एजेंसियों के वाटर टैंकर्स चलते हैं। इनको क्यों नहीं, उसको पता होता है ड्राइवर के वो वाटर टैंकर किसका है, उसे परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। उसे पता है कि वो अगर मार भी देगा किसी को तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट को नहीं देखती, कभी भी आप उससे कहें कि 20 उस पर चलाए, वो फिर भी टक्कर मारेगा। दूसरा प्रॉब्लम यह कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। ये सारा कसूर हर हादसे में टैंकर का नहीं होता। आपके मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, ज़रा गौर करें। आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट नहीं पहनते, आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड्स पे आते हैं। अब एक आदमी अगर राइट ट्रैक पर जा रहा है, उसकी तो स्पीड नॉर्मल है। अब अगर अचानक एकदम मोटरसाइकिल वाला मुड़ जाएगा तो टक्कर के इम्कान है। अब टैंकर हो या गाड़ी हो, उससे टक्कर हो सकती है। और चूंकि मोटरसाइकिल जो है वो सबसे वल्नरेबल सवारी है, यानी ज़ाहिर है बिल्कुल ओपन होता है, तो आपको टक्कर लगेगी, गिरेंगे, पीछे से टक्कर लगेगी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप देख लें कि कराची में ट्रैफिक के मामले में कोई भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, ज़ीरो। फिर उससे रही सही कसर वीआईपी कल्चर हमारी ख़राब कर देता है। एक गाड़ी वीआईपी की आ रही है तो 10 मिनट तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, ट्रैफिक जैम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक चलना शुरू होता है, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से हादसात होते हैं। और ये तो इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज होली सोली रिस्पॉन्सिबल। जब तक सिंध गवर्नमेंट, हम अपने ही लेवल पे बात करेंगे, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ट्रैफिक के इन मामलात को संजीदगी से नहीं लेगी, ये हादसात होते हैं। और बदकिस्मती से कराची में हादसात जो है वो तूफ़ान जन्म ले लेता है। और जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है, मुझे खदशा ये है कि कहीं ये कि एथनिक कलर ना ले ले, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे नुक्ता नज़र से। ट्रैफिक हादसात हैं, उसको हादसात की लेवल पर हल करना चाहिए। और हल मेरे नज़दीक, मैंने देखा है जब कराची इतनी खुली सड़कें होती थी, ट्रैफिक के हादसात कितने होते। कंटेनर्स आ गए, टैंकर्स आ गए, तरह तरह के टैंकर्स आ गए हैं उसके अंदर। आप उस इशू को रिजॉल्व भी नहीं कर रहे, इसलिए कि आपके अपने टैंकर्स चलते हैं। जब आपके अपने टैंकर चलेंगे तो आप ड्राइवर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो बगैर लाइसेंस वाला ड्राइवर हो या बगैर फिटनेस वाला ड्राइवर हो या मिनी बस वाला हो या बस वाला हो। ये सब के सब 80, 60, 70% जो ड्राइवर्स हैं, और ये सिर्फ टैंकर्स नहीं, कंटेनर्स के ड्राइवर्स नहीं,
इवन जो गाड़ियां चलाते हैं उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ये आप देखें, अभी वो जो बच्चे वाला हादसा हुआ था, उसके पास कहाँ था लाइसेंस? अब तो एक और बड़ा खतरनाक मामला आ गया। अब तो छोटे छोटे बच्चे, लाइसेंस लेने की एज भी नहीं होती, अंडर 18, फिर भी उन चला रहे हैं, गाड़ियां दी हुई हैं उनके हाथों में। तो ये भी डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा, एक होलिस्टिक अप्रोच इसके ऊपर अपनानी चाहिए। अगला सवाल शहजाद से करते हैं। शहजाद, आपसे मेहताब आलम पूछ रहे हैं ट्रंप से मुतल्लिक टैरिफ्स का जो इन्होंने फैसला वापस लिया है या एटलीस्ट मुअख्खर किया है। कह रहे हैं ट्रंप ने टैरिफ में नरमी के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं। क्या सदर ट्रंप का टैरिफ में नरमी का फैसला माशी हिकमत अमली है या किसी दबाव का नतीजा? और क्या इस किस्म के यू टर्न आलमी मईशत पर असर डाल सकते हैं? अच्छा, एक तो ये इमरान खान और ट्रंप का कंपैरिजन एक अरसे से होता आ रहा है, और मुझे याद है इमरान खान साहब ने भी एक मौके पे ये कहा था कि यू टर्न तो अच्छा होता है, अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि दीवार में जाके मैं टक्कर मार दूं, तो यू टर्न अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से एक और कंपैरिजन जो है अब वो इस लिस्ट पे बढ़ गया है। और अल्फाज भी वही थे हैरानकुन तौर पर। आज दीवार की मिसाल भी ट्रंप साहब ने दी। अच्छा, तो उन्होंने कहा जब दीवार सामने आ जाए तो मैं दीवार के अराउंड किसी ना किसी तरह वर्क करूंगा ना। अच्छा, तो ये जो पॉलिसी थी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, मेरे ख्याल से इट हैज बैकफायर्ड, और मेरे इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नजर नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि जिनसे हमारा इम्बैलेंस है, यानी कि हम उन पे एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर इतना टैरिफ लगाओ कि वो भी अपने टैरिफ को कम करें। और बड़े फखरिया कल एक और बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि अब बहुत सारे ममालिक और लीडर्स ऐसे हैं जो कि मेरे दर पे आना चाहते हैं और फिर नेगोशिएट करना चाहते हैं हमसे। एक तरीके से कह रहे थे कि हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमसे नेगोशिएट करो। तो वो ये समझते हैं कि उनकी टैक्टिक जो है ये काम आ गई है। और जाहिर सी बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो चाहती है कि वहां पे एक्सपोर्ट करें, उनका जो इकोनॉमी है वो चलती ही यूएस एक्सपोर्ट्स पर है, तो वो तो ये नेगोशिएट करेंगे। लेकिन इस दौरान आप देखें ना कि जो एक क्राइसिस आया है अमेरिका में, वो कितना बड़ा है कि अगर आपका $2 ट्रिलियन का फिस्कल खसारा है, तो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से कर दिया है। जो फेयर और जो खतरात है कि मईशत स्लो डाउन हो जाएगी, अमेरिका में महंगाई होगी, वो बेपनाह है। अब देखें ना, ये कहीं से सेंस नहीं बनती कि किसी पे आपने 30% 35% टैरिफ लगा दिया है, तो क्या अमेरिकी अवाम ये अफोर्ड कर सकती थी? नहीं अफोर्ड कर सकती। वहां पे अगर तौलिया, शर्ट, ट्राउजर, ये चीजें 30-35% महंगी हो जाए तो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी इकोनॉमिक सेंस इतनी नहीं बन रही थी। ये शायद एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे था, और इसीलिए अब उन्होंने कुछ ममालिक के लिए 90 दिन के लिए इसको मौखिर कर दिया है। हाँ, जो मेन टारगेट था इनका, जो टारगेट तो हदफ तो चाइना था कि चाइना के एक्सपोर्ट से प्रॉब्लम था उनको, वो भूली नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हम पे 100% लगाएंगे, हम आप पे 120-124% लगाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पहले 34% लगाया, फिर 84% मजीद लगा दिया। तो वो उनसे बुली नहीं हो रहा है, और वो इस वक्त जवाब दे रहा है उनको। जहां यूएस की एक पॉलिसी है उसको वो काउंटर कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अभी भी बड़ा ही खतरनाक है दुनिया की मईशत के लिए कि ये किस तरीके से सेटल डाउन होगा। क्या चाइना के मामले पे क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे, या चाइना जो इस वक्त एक काउंटर टैरिफ लगा रहा है वो पीछे हटेगा? आई थिंक ये जंग जो है ना, ये अभी जारी रहेगी, और इसकी वजह से जो दुनिया की मईशत है वो मुतासर होगी। अच्छा शहजाद, दो बातें कहिएगा। सबसे पहले तो ये कि ये ट्रंप और उनके मिजाज के बारे में क्या कहता है, उनकी प्रेसिडेंसी के बारे में क्या कहता है, क्योंकि आज भी उनसे सवाल हुआ कि इस तरह से तो फिर ट्रंप को सब हल्का लेना शुरू कर देंगे, या उनको ये कहेंगे कि ये तो अपने फैसलों पर बैक ट्रैक कर जाता है। तो क्या इतनी अर्ली ऑन ये फैसला उनके लिए ख़तरा हो सकता है? जी, मेरे ख्याल से कई ऐसे फैसले, एक तो आपने देखा था ना कि उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि किन ममालिक के ऊपर पाबंदी लगानी है, उनके वीजा प्रोसेस को रिव्यू कर रहे हैं। उस हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, हम देखेंगे किस तरह करना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और ये फैसला भी ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा, इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो रेवेन्यू, जो इंपोर्ट रेवेन्यू उसको बढ़ाएंगे। ये कैसे होगा? अगर इंपोर्ट ही कम होगा तो इंपोर्ट रेवेन्यू कैसे जो है वो आपका बढ़ जाएगा? और फिर उस इंपोर्ट रेवेन्यू को वो कह रहे हैं कि हम टैक्सेस कम करने में इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीजें फिट नहीं होती। दूसरा, अगर वो एक कहते हैं कि हमें दोबारा एक जुमला, अगर दोबारा वो कहते हैं कि हम यूएस को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, अब तो मूव ऑन करके ना टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की तरफ, सोफिस्टिकेटेड जॉब्स की तरफ, लेकिन दोबारा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक तो उनकी लेबर बड़ी महंगी है, दूसरा जो लेबर वहां पर है वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। अब एक तरफ आप कह रहे हैं इमिग्रेंट्स को हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम करेंगे, जिसके लिए आपको इमिग्रेंट्स चाहिए होंगे जो कि आके लेबर वाला काम करें। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है उनकी पॉलिसी में। समझ नहीं आता अक्सर कि इतना बड़ा मुल्क जहां इतने बड़ी तादाद में इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उनके पास इससे बेहतर कोई
इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं थी यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है इतनी वॉलेटिलिटी, और ये जो वॉलेटिलिटी है इसका एक पहलू ये भी है, हमने उसको स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा किस तरह से क्रैश की, और आज मतलब कल रात ट्रंप के उसके बाद आज जब स्टॉक मार्केट खुली तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर इनसाइडर तहकीकात शुरू करने की, इसके ऊपर भी कुछ कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि इट इज टाइम टू बाय, यानी कि वो कह रहे थे कि आप बाय करें, मार्केट बढ़ेगी, और उसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन के लिए मौखर कर रहा हूं टैरिफ्स को, मार्केट बढ़ गई। किसी भी मुल्क में ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के हवाले से इंक्वायरी शुरू हो जाती है, और वहां पे उन्होंने इतना एक बयान दिया। आपको पता है यहाँ पे हम देखें, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हिंट भी नहीं करता कि मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद कम होगी ज्यादा होगी। कोई कंपनी नोटिस जारी करती है, कंपनी में कोई डेवलपमेंट भी होती है, फॉरेन स्टॉक मार्केट में सबको नोटिस जारी होता है। वहां पे मुल्क का सदर ये कह रहा है कि इट इज टाइम टू बाय, क्योंकि शायद उनको पता था कि मैं आज क्या फैसला करने जा रहा हूं। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अलार्मिंग चीज है, बट जैसे इस वक्त वहां पे हालात है, वो कहते हैं ना कि यार 100 खून माफ है इस वक्त, तो ये भी शायद निकल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। महमल, अगला सवाल आपके लिए। आपसे अरीशा कुरैशी पूछ रही हैं नवाज शरीफ से मुतल्लिक। कह रही है नवाज शरीफ साहब तवील खामोशी के बाद सियासी सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, मुल्क गिर जलसों का ऐलान भी उन्होंने किया है, साथ ही वो बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। कल एक लीडर से मुलाकात भी की। क्या अवाम एक बार फिर उन पर एतमाद करेंगे? देखिए रीना, जहाँ तक ये कि वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुए हैं दोबारा से, तो ये उनकी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये कि किस तरीके से वफाक और पंजाब की हुकूमत डिलीवर करती है, इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो भी काफ़ी उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन मेरे लिए जो अहम बात है वो बलूचिस्तान से रिलेटेड है, जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई। क्योंकि देखें अलीना, हम यहाँ पर कब से डिस्कस भी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो कितनी वॉलेटाइल है और वो कितनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक तरफ दहशत गर्दी का मामला है, दूसरी तरफ उधर एक सिविल अनरेस्ट और पोलिटिकल अनरेस्ट हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर मियां नवाज शरीफ का एक्टिव होना ये एक बहुत खुश आइंद बात है। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर मालिक बलोच हैं, आपको पता है कि इनकी एक मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी पार्टी की एक रिलेशनशिप भी है, जो 2013 के अंदर अगर आपको याद हो कि जब इनको मैंडेट देकर उन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत जब इनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो मियां साहब की अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी थी बलूचिस्तान के अंदर कि आप इनको क्यों हुकूमत दे रहे हैं और हमारे पास जो है नंबर्स वगैरह, इस तरह की बात हुई थी। उसके बावजूद मियां साहब ने ये समझा और सही समझा कि एक बलोच नेशनलिस्ट लीडर को जो बड़े क्रेडिबल भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनको ये मैंडेट देना चाहिए, उनको ये मौका देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि उधर एक इंसर्जेंसी जिस तरीके से चल रही थी और उससे पहले 18वीं तरमीम हो चुकी थी, तो कुछ चीज़ें एड्रेस हो रही थी थ्रू 18th अमेंडमेंट। आगाज़ है क्योंकि बलूचिस्तान पैकेज भी पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा था, तो बलूचिस्तान में कुछ सिचुएशन बेहतर हो रही थी और इस चीज़ के बाद हमने एक्चुअली कुछ चीज़ें बेहतर होते देखी। एक चीज़ और है लीना इसमें अहम है, वो ये है पॉइंट कि आपने देखा होगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ एक नई सियासी पौध बलूचिस्तान में खड़ी करने की कोशिश की, खासतौर पर बाप पार्टी के जिस तरह से सामने हमारे आई, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि उनकी कोई ना आफादियत है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है। यानी कि जो आज भी अगर रास्ता निकालने की कोई पोजीशन में है वो क्रेडिबल बलोच नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो एक पंजाब के लीडर है और एक मंजे हुए सियासतदान है, उनको इसके अंदर जो है वो डाला जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, सोल्यूशन जो है वो निकाली जा सके। तो ये एक अहम पॉइंट। अच्छा, वैसे मुख्तसरन लेकिन ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वैसे भी बड़ी दफ़ा ऐलान कर चुके हैं, अब आए सियासत में तो तब आए वापसी सियासत में, अब सेक्रेटेरिएट भी उनके लिए बड़ा बन रहा है, ख़ास तौर पे देखें मीटिंग्स भी कर रहे हैं। ये जो वक्त है, अब क्यों उन्होंने इस वक्त का इंतखाब किया? क्या ऐसा आपको सिग्नल लगा जो वो बाकायदा इसके ऊपर अमल करें? उस पर यह भी एक चीज़ हो सकती है कि अभी हमने देखा है कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, यानी कि उनकी इस तरह भी नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तो इस वक्त इस हुकूमत को जो है वो कोई ख़तरा नहीं है। फिर पंजाब के अंदर तो उनकी बेटी वज़ीर आला भी हैं और वो काम भी कर रही हैं और जिस तरीके से सब कुछ मामलात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके लिए के सवालात उठाए जा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, चले वज़ीर आज़म नहीं बने लेकिन पार्टी क़यादत तो अब उन्हीं के पास है, प्रेसिडेंट है, तो वो क्यों नहीं मुतहर्रिक हो रहे। तो जब सवालात होते हैं, वोटर सपोर्टर भी पूछता है, तो शायद उसकी वजह से वो दोबारा से एक्टिव है। लेकिन मेरे ख्याल में बलूचिस्तान जो है वो बहुत अहम मामला है और ये एक बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल सही। इसी तरह से आप लोग हमें अपने सवालात भेजते रहें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।